मॉनसूनी सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की होगी समीक्षा। दिल्ली में जारी जल संकट पर सियासी घमासान हुआ तेज। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल से करेगा मुलाकात। जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का किया फैसला। दूध के सभी प्रकार के डिब्बों पर एक समान 12% वस्तु और सेवा कर लगाने की भी की सिफारिश। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया कब्जा। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा वॉल्टेज मुकाबला। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज। पहले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। तो आपको बता दें कि मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को ओएमआर, पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति, संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। मेघालय, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी के कारण समय के नुकसान के लिए छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्दी ही प्रवेश परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला किया है। इसलिए रविवार को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि यह फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक होंगे। प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं। हाल के नीट यूजी कथित पेपर लीक और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब सरकार ने इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। आज पेपर लीक पूरे देश की समस्या है। करीब हर राज्य में पेपर लीक के मामले हुए हैं और ऐसे में यह आरोप लगाना कि बीजेपी के राज में पेपर लीक समस्या बन गया है, पूरी तरह से गलत है। अलग अलग रिपोर्टों की अगर माने तो अलग अलग दलों की राज्यों में सरकार होते हुए देश में पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हो चुके हैं। आज केंद्र की एनडीए सरकार का प्रण है कि हर तरीके से पेपर लीक की घटना को रोका जाएगा। सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। सरकार ने मजबूत कदम उठाते हुए नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दूसरे परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक पर केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वाले विपक्षी नेता जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके राज्य में पेपर लीक आखिर क्यों हुआ और उन्होंने पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कानून बनाए। विपक्षी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। करीब 26 मामलों में से 14 पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल बोर्ड परीक्षा के पेपर पिछले 7 वर्षों में 10 बार लीक हो चुका। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर भी लीक हो चुका है। बिहार में आरजेडी का जब भी शासन में थी तब कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा का पेपर अब तक 6 बार लीक हो चुका है। झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई थी। तेलंगाना में टीपीएससी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद तेलंगाना सरकार ने टीपीएससी की इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन टीएनपीएससी का भी पेपर लीक हो चुका है। और देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। इन 3 नए कानूनों में क्या कुछ खास है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलावों की बात करें तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मॉनसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं आईपीसी सीआरपीसी से कितने अलग हैं ये नए कानून। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। वहीं आईपीसी में 511 धाराएं थी। सीआरपीसी की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून आईईए में 166 से थोड़ी अधिक है। नए कानूनों में किए गए बड़े बदलावों में से राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाकर देशद्रोह को लाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के कारण होने वाले कृत्यों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सजा के प्रावधान को भी और सख्त कर दिया गया है। राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। लोकतांत्रिक देश है,
शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको नए कानूनों में हो रहे बड़े बड़े बदलावों के बारे में संक्षेप में बताया है। आगे चलकर इनके बारे में हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में एक एक कर विस्तार से भी बताएंगे। तो नए कानून के बारे में हमारी रिपोर्ट को लगातार देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर साल मानसून की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के कारण भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेगा। वहीं दिल्ली में गहराते जल संकट से हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग पूरा पूरा दिन पानी के टैंकर का इंतजार ही करते रहते हैं। पटेल नगर विधानसभा में पड़ने वाला ईस्ट पटेल नगर, नेहरू विहार, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती और ओखला में पानी की दिक्कत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन की समीक्षा और पार्टी के हार का कारण का पता लगाने के लिए आज लखनऊ में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में बसपा के यूपी समेत विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मायावती 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य की तैयारी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। पार्टी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले बहुत ही खराब रहा और इस साल लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई जनता दल सेक्युलर एमएलसी सूरज रेवन्ना के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति ने शनिवार को हासन जिले के हौलेन नरसीपुरा पुलिस स्टेशन में सूरज रेवन्ना के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप लगाया गया कि 16 जून को रेवन्ना के फार्म हाउस पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके बाद सूरज रेवन्ना ने पीड़ित से कहा कि वो जिले में राजनीतिक रूप से बढ़ने में उसकी मदद करेगा। इससे पहले शनिवार को ही सूरज रेवन्ना और उनके परिचित शिव कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप पर 2 लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने शुरू में उनसे दोस्ती की और वित्तीय संकट का हवाला देते हुए नौकरी लेने में मदद का अनुरोध किया। 17 जून को उस व्यक्ति ने शिव कुमार को फोन किया और दावा किया कि पिछले दिन नौकरी मांगने के लिए रेवन्ना के फार्म हाउस पर गया था, लेकिन उसे नौकरी देने से मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर रेवन्ना और उनके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी और कहा कि अगर उनकी
5 करोड़ रुपए की मांग पूरी नहीं हुई तो वो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, जीएसटी परिषद में आम करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। जीएसटी परिषद में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही पूरे देश में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। और ज्यादा ब्यौरा आपको देंगे अजय मिश्र इस रिपोर्ट में। राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बा बंद दूध पर जीएसटी की दर को 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम होकर अब 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर अब 12% की जीएसटी दर होगी। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी GSTR-1 रिटर्न में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे नया GSTR-1A फॉर्म में नई जानकारियां देने का विकल्प होगा। 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को सालाना रिटर्न GSTR-9 या 9A भरने से छूट दी गई है। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए के ITC धोखाधड़ी का मामला सरकार के संज्ञान में आया था। I want to be clear on this. Our intention is to make it easier, simpler, less cumbersome. And sooner that we talk of more and more ease of doing business, we'll follow that. And that is proven by this data, that as of 31st December 23, only 1.96% of these assessees have been sent a notice. बड़ी तादाद में जीएसटी नोटिस भेजने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने केवल 2% से भी कम टैक्स पेयर्स को ही नोटिस भेजा, जिनकी संख्या 1,14,000 के करीब है। ऑनलाइन में जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक हो रही है, होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है, उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ऑल पेपर वर्क इज डन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया कंपनियों का। वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार शुरू से ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सभी राज्यों को मिलकर लेना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दरों में विसंगति को दूर करने के लिए बनी मंत्रियों के समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी दरों पर इस समूह की सिफारिशों पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। राज्यों में चुनाव के बाद अब जीएसटी परिषद में 11 नए वित्त मंत्री इस 53वीं बैठक का हिस्सा बने। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है तो कहीं पर मानसून ने दस्तक दे दी है। आज मानसून यूपी के पूर्वी हिस्सों में दस्तक देगा। इसके अलावा बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में भी मानसून कवर कर सकता है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में 2 दिन से मौसम सुहाना बना हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके बाद से तापमान कम हो गया और लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी की भी संभावना है। बात करें खेलों की तो भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए मिले 197 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। लिटन दास को 13 के स्कोर पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। तंजिद हसन और तौहीद हृदय को कुलदीप यादव ने चलता किया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक 40 रनों की पारी खेली। इससे पहले भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 50 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36 और शिवम दुबे ने 34 रनों की उपयोगी पारी खेली। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच आज तीसरा एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम फिलहाल पहले दोनों एक दिवसीय मैच जीतकर 3 मैच की सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भारतीय बल्लेबाजों ने अब तक हुए दोनों वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पहले दोनों वनडे में शतक लगाने में सफलता पाई थी तो वहीं दूसरे वनडे में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फॉर्म में वापसी करते हुए नाबाद शतकीय पारी खेली। भारत ने सीरीज का पहला मैच आसानी से जीता, लेकिन दूसरे मैच में उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। टीम इंडिया की कोशिश तीसरे वनडे को जीतकर क्लीन स्वीप करने की होगी। और आपको बता दें कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद, अभिजात देशभक्त, कुशल राजनेता और राष्ट्रवादी महापुरुष थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचारों में संपूर्ण भारत दिखता था। भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरु गोवलकर से परामर्श लेकर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 23 जून 1953 को विषम परिस्थितियों में उनका निधन हो गया था। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। इस मौके पर आज से 6 जुलाई जयंती तक बीजेपी देश भर में एक वृक्ष मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसके तहत बूथ स्तर तक लाखों वृक्ष लगाए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण और पौधे वितरित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अन्य नेताओं से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।